हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद सोल। मॉरिशस ट्रिप के सेकेंड पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। अभी हम बस से जा रहे हैं इलॉक सर्फ के लिए। इलॉक सर्फ हम जहाँ पे रुके थे रेडिसन ब्लू पोस्ट लफायट, वहाँ से इलॉक सर्फ जाने का जो सेंटर पॉइंट है वह तक जाने के लिए आपको 1 घंटे के करीब लगता है। हम गए थे एक मिनी बस से क्योंकि हमने पैकेज टूर बुक किया था, तो वहाँ से बस भेजा गया था, या फिर आप चाहे तो आप होटल से टैक्सी भी रेंट पे ले सकते हैं। इलॉक सर्फ समुद्र के बीच में एक आइलैंड है जो कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसका 95% ओन करता है शैंग्रीला होटल। सिर्फ 5% नॉर्मल टूरिस्ट के लिए ओपन है। उसी 5% में सारा पब्लिक एक्टिविटीज़ होता है, लेकिन वो 5% भी काफ़ी बड़ा है जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो। उसके अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारा होता है। तो चलिए चलते हैं। ये जो सेंटर है यहाँ से होके आपको टिकट्स लेके जाना होता है इलॉक सर्फ में। इलॉक सर्फ के अलावा यहाँ पे जो आप बोट्स देख रहे हैं, ये आपको वाटर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए भी लेके जाता है, या फिर इलॉक सर्फ के अलावा यहाँ पे बहुत सारा दूसरा देखने का जगह भी है। जैसे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जहाँ पे हम गए थे, उसका एग्जैक्टली नाम हमें नहीं पता, वहाँ पे भी ये जाता है। ये सारे स्पीड बोट्स हैं और यहाँ से भी कैटमैरान क्रूज़ भी छोड़ता है, जो कि एक छोटा सा नाव टाइप का होता है जिसमें आप थोड़ा सा टाइम लेके समुद्र में आप जैसे घूम सकती हो। स्पीड बोट बहुत जल्दी आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, लेकिन कैटमैरान क्रूज़ अगर आप लेते हो तो आप समुद्र का पूरी तरह से मज़ा ले सकते हो। उसके अंदर बारबेक्यू वगैरह भी होता है। ये जो सेंटर है, यहाँ से आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो उसका टिकट सबसे पहले लेना होता है, और कैटमैरान क्रूज़ के लिए भी आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। अगर आप ऑन स्पॉट बुक करना चाहते हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और हम आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे अगर आप इलॉक सर्फ जाते हो तो कैटमैरान क्रूज़ का जो मज़ा है वो आप ज़रूर उठाएं। पहले से बुकिंग करने से कैटमैरान क्रूज़ आपको डेफिनेटली मिल जाती है। इसके अलावा जो भी वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी आप करना चाहते हो उसके लिए इसी सेंटर से आपको टिकट लेना होता है। हर एक एक्टिविटीज़ के लिए जो टिकट का खर्चा है वो लगभग पर हेड 10,000 के आसपास होता है। वाटर एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है जैसे पैरासेलिंग, स्पीड बोट राइड्स, वाटर स्कीइंग, वाटर बोटिंग, बनाना राइड्स कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और सी वॉकिंग। उसी सेंटर से टिकट लेके 10 से 15 मिनट तक का सफ़र तय करके स्पीड बोट से हम अभी जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के लिए। वाटरफॉल का टिकट थोड़ा सा कम हमें पड़ा, मतलब 2 लोगों के लिए ये 4,000 के आसपास में हो जाता है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है। इसका रीज़न है कि यहाँ का जो पानी का डेप्थ है वो काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा हुआ तो
मैक्सिमम 2 मीटर तक का डेप्थ होगा यहाँ पे, इसीलिए लाइफ जैकेट ज़रूरत ही नहीं होती है। जब हम बस से आ रहे थे तब बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, बट लकीली हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से धूप निकल गया। ये एक अच्छी बात है, नहीं तो जो नज़ारा है वो कभी देख नहीं पाते, क्योंकि जब धूप होती है पूरी तरह से सनी डेज में इसका जो ब्यूटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेन जो समुद्र का एरिया है उसके साइड से होके एक थोड़ा सा लेन टाइप का है, और इसको देख के आपको पूरी तरह से अमेज़न का फील आएगा, या फिर एनाकोंडा वाला जो भी आप मूवी देखे होंगे वैसा वाला यहाँ पे थोड़ा सा फील आता है। दोनों साइड में थोड़ा सा मैनग्रोव टाइप का एक फॉरेस्ट है, उसके बीच में से होके पथरीले रास्ते तो नहीं बोल सकते, मतलब पानी के नीचे बहुत सारे पत्थर है और उसमें से होके थोड़ा थोड़ा साइड करते हुए वाटरफॉल तक जाना होता है। यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, इसीलिए एक बोट जाता है पूरी थोड़ा 3 से 4 मिनट तक रुकता है, लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं। उसके बाद वो बोट जब निकल जाता है उसके बाद दूसरा बोट अंदर से होके अपना रास्ता बना के जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पत्थर है तो उससे बोट डैमेज हो सकता है, इसीलिए बहुत सावधानी से वहाँ पे जाना होता है। वाटरफॉल देखने के बाद जिनका बुकिंग वाटर स्पोर्ट्स के लिए रहता है उनको एक दूसरे बोट में चढ़ाया जाता है, वहाँ से वो एक्टिविटीज़ के लिए चले जाते हैं और हम यहाँ से उसी बोट में इलॉक सर्फ आइलैंड जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद हम भी पहुंच गए इलॉक सर्फ आइलैंड। You can walk without shoes, but like you see now is low tide. The tide is coming up at 12 full tide. So you can walk without shoes, let's say. But on the opposite side, if you go by swim there, so there you have to take care just in the white part, because some brown part is aquatic plants. Sometimes you have the sea eagle inside, so take care there. But here it's safe itself.
But you can swim over there, but stay in the white for your security, right? And don't try to walk all around the island. It's impossible because half of the island is mangrove aquatic plant, half you have beach. So you can make a sea and then back in the sea, right? यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक एक्टिविटी बुक किया था, वो है ग्लास बॉटम टूर। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्पीड बोट रहता है, उसके नीचे पूरी तरह से ग्लास लगे हुए रहते हैं। मॉरिशस के सी का स्पेशलिटी है कोरल्स। यहाँ के कोरल्स बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले ऐसे कोरल्स मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। तो इस कोरल्स को दिखाने के लिए आपको मेन जो समुंदर जहाँ पे शुरू होता है उसके 1 किलोमीटर तक पहले आपको लेके जाया जाता है कोरल्स दिखाने के लिए। जितना अंदर तक जाता है कोरल्स इतने ही खूबसूरत होते हैं। तो उसको देखने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। उसमें से सबसे सेफेस्ट अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है वो होता है ग्लास बॉटम टूर। इसमें आपको ना ही सी के अंदर जाना होता है सी वॉक करके, ना ही आपको स्कूबा डाइव करना होता है, लेकिन आप कोरल्स का ऑलमोस्ट वैसा ही मज़ा ले सकते हो। तो हमने ग्लास बॉटम टूर बुक किया था और आप देख सकते हो पूरी तरह से बोट के अंदर ग्लास लगे हुए हैं और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के ग्लास है। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये पानी का कलर है और कोरल्स का कलर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर धूप नहीं होती है तो ये कोरल्स नहीं दिखते हैं। धूप होने से लाइट एक्चुअली आती है पानी के अंदर और वहाँ से आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर व्यू कोरल्स के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। कई तरीके के कोरल्स और फिश आपको दिखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट ट्राई करते हैं इसके अंदर स्कूबा डाइव करके जाने के, लेकिन ये कोशिश ना ही करें तो बेहतर है अनलेस अनटिल यू आर वेरी मच ट्रेंड। बिकॉज हमारे साथ जो टूरिस्ट गए थे उनमें से एक ने ट्राई किया था लेकिन वो अंदर तक जा ही नहीं पाए, वो ऊपर आ गए क्योंकि कोरल्स कुछ बहुत ही हार्ड होते। यहाँ पे आपको एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पे बारबेक्यू सर्व किया जाता है।
अनलिमिटेड बफे सिस्टम है, आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है और आप जितना चाहे उतना फूड आप खा सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो, 2-3 बीच वेयर्स के शॉप्स भी है। और ये है इलॉक सर्फ का कंप्लीट एरियल व्यू। शाम के करीब 5 बजे हमने इलॉक सर्फ आइलैंड से बोट लिया जो हमें सेंटर पे छोड़ा और वहां से हम बस से होटल वापस आ गए। कल है हमारा चेकआउट। होटल की तरफ से हमें एक बहुत ही स्वीट सा गिफ्ट दिया गया है। हम अभी चेकआउट करके जा रहे हैं दूसरे होटल। दूसरे होटल का नाम है बेल मर प्लाज, जो कॉन्स्टेंस का होटल है। इसका पूरा नाम है कॉन्स्टेंस बेल मेर प्लाज, जो कोस्टल रोड का जो होटल है जहाँ पे हम रुके थे रैडिसन ब्लू, वहाँ से करीब 20 to 25 मिनट्स की दूरी पर है। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हमें वेदर का पूरी तरह से 180 डिग्री चेंज देखने को मिला। यहाँ पे ना ठंड थी और ना ही हवा थी। थोड़ा बहुत हवा जितना समुद्र के किनारे होता है उतना ही थोड़ा बहुत हवा चल रही थी। एक्सट्रीमली विंडी जो था वो था कोस्टल एरिया जहाँ से हम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत समुद्र और बिल्कुल शांत सा वेदर हमें मिला। इस होटल का जो टोटल एरिया है वो बहुत बड़ा है। इनका एक खुद का पर्सनल गोल्फ कोर्स है जहाँ पे आप चाहे तो गोल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जो होटल एक प्रॉपर गोल्फ कोर्स ओन करता है, आप खुद ही समझ सकते हो वो कितना बड़ा प्रॉपर्टी होगा। हम इतने दिन थे वहाँ पे लेकिन हम फिर भी पूरी तरह से होटल को कवर नहीं कर पाए। इसका रीज़न एक ही था कि इतना ह्यूज प्रॉपर्टी था, उसको चल के पूरी तरह से कवर करना इम्पॉसिबल था। और दूसरा ये भी है कि वहाँ पे जो कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी है वो कई जगह पे रेस्ट्रिक्टेड भी था। जैसे उनका जो विला प्रॉपर्टी है, प्राइवेट विलास, वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। फिर कुछ जगहों पे आप बिना बुकिंग के जा नहीं सकते, लेकिन ओपन टू ऑल एरियाज भी हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए। यहाँ पे अभी हम बैठे हैं जैसे, और ये जो पूरा मैप देख रहे हैं इनका होटल का मैप है। यहाँ पे है इनका रिसेप्शन एरिया। हमें एक पूरा फाइल दिया गया जिसके अंदर हमारा इनविटेशन कार्ड था, होटल्स का पूरा डिटेल्स था। उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी हमें दिया गया, स्कैनर दिया गया, जहाँ से हम सिर्फ स्कैन करके या फिर व्हाट्सएप में एक मैसेज करके उनको बुला सकते हैं। मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट आपको लिटरली क्वीन एंड किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको पहले लगा था कि हम यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं, उसके लिए हमें एक डिनर बुक किया, डिनर कॉम्प्लीमेंट्री, उनका जो सबसे लग्जरियस
सबसे एग्जॉटिक रेस्टोरेंट है डियर हंटर रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमें एक दिन का एक कैंडल लाइट डिनर दिया गया था जो कि पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन हमने जब बोला एनिवर्सरी के लिए आए हैं तब उन्होंने उसको चेंज करके फिर एनिवर्सरी डिनर में कन्वर्ट कर दिया। और अभी हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा चल के हमारे रूम की तरफ। और ये है हमारा रूम, और चलिए आपको अच्छे से रूम टूर देते हैं। घुसते ही सबसे पहले हमें जो अच्छा लगा इनका फ्लोर बहुत ही खूबसूरत था। ये पूरी तरह से एक वुडन फिनिश का लुक देता है, हालांकि ये टाइल्स है। जितने भी होटल्स में हम अब तक रहे हैं उसमें से अगर आप रैंकिंग में देखा जाए तो मैं इसको फर्स्ट या सेकंड में तो ज़रूर रखूँगी। ये जो आप यहाँ पे कॉफ़ी मशीन देख रहे हैं उसके साथ साथ ये जो सारा कॉफ़ी है जो पहले वाले होटल में चार्जेबल था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है और जितना चाहे आप ले सकते हो। रात को करीब 9:30 से 10 बजे हाउसकीपिंग से लोग आते हैं आपको कॉफ़ी और टी के लिए पूछने के लिए कि आपको सुबह उठ के चाहिए कि नहीं। अगर आप चाहें तो आप जितना चाहे उतना वो आपको देके जा सकते हैं। ये मिनी बार का जो भी आइटम्स है ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, जो कि घर पे होता भी नहीं है, लेकिन ऊपर का जो भी टी कॉफ़ी और जो भी आप देख रहे हैं ये सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था। और उनको जो कि लगा था हम हनीमून के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने वैसे ही हमारा बेड भी डेकोरेट करके रखा हुआ था एंड इट वाज लुकिंग रियली नाइस। रूम का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था, बोहो स्टाइल विद द लग्जरी टच, जो कि माइंड ब्लोइंग था, जैसे एग्जैक्टली एक बीच होटल का होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके ज़रूरत के सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, आपको सब कुछ इस रूम के अंदर मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज रूम का साइज जो कि काफ़ी बड़ा था। ये है रूम के अंदर का एक स्लाइडिंग डोर जो ओपन होता है सीधा बाथरूम में। बाथरूम में भी सारे एमिनिटीज थे जैसे कि हर होटल में रहता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शावर जेल, शैम्पू, सोप, उसके साथ साथ बाथ सॉल्ट भी दिया गया था। और अब आती है द मेन अट्रैक्शन, व्यू की बारी। और ये है ब्यूटीफुल व्यू हमारे रूम से, जो पूरी तरह से बीच फेसिंग है।
अभी हम आए हैं थोड़ा बीच पर और वो है हमारा रूम। इस बीच पर हमें बहुत सारा एल्गा और एल्गी देखने को मिला, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीच पर जमा होता है। दोपहर को आके ट्रक्स भर भर के इसको उठाया जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से ये बहुत सारा जमा होता है। रूम वापस आने के बाद हमें फिर से एक स्वीट सा सरप्राइज़ मिला। हमें ड्राई फ्रूट्स का कंटेनर दिया गया और ये है रेस्टोरेंट का पूरा डिटेल्स, कौन कौन सा रेस्टोरेंट कब कब खुला हुआ रहता है। मेन इनका जो बफे रेस्टोरेंट्स है उनमें से 2 पूरी तरह से फंक्शनल रहता है, एक है सिट्रोनल और एक है लकाजे। अब आते हैं इनके रूम की टाइप्स की तरफ। प्रेस्टीज रूम बीच फ्रंट, जूनियर स्वीट बीच फ्रंट, डिलक्स स्वीट सी फेसिंग, पूल विलास बीच फ्रंट और प्रेसिडेंशियल विलास। ये है इनका रूम टाइप्स, जिसमें से हमने बुक किया था प्रेस्टीज रूम विद बीच फ्रंट। इस रूम का टैरिफ और उसके साथ साथ अगर आप ऑल इंक्लूसिव में जाते हो तो इसका टोटल प्राइस आपको पर डे कपल्स के लिए 60,000 के आसपास आएगा। ऑल इंक्लूसिव प्लान में ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस होटल से निकल के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मॉरिशस में जितने भी सारे होटल्स हैं उसमें हमने किसी भी होटल्स के आसपास कुछ भी देखा नहीं, जैसे रेस्टोरेंट्स या ऐसा कुछ। तो खाना आपको होटल से ही खाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 55-60 ऐसे आसपास आपका एक रूम का टैरिफ आएगा अगर आप बीच फ्रंट लेते हो तो। जितनी देर मैं आपसे बात कर रही हूँ आप देख सकते हो उतनी देर से हम चले जा रहे, बीच में एक बार खो भी गए थे, फिर वापस आ गए। हमारे रूम से रिसेप्शन एरिया और उसके बगल में है मेन जो बफे रेस्टोरेंट, वहाँ तक चल के जाने में मोर देन 10 मिनट्स लगता है। इतना बड़ा ये रिजॉर्ट है, तो खाने के लिए जाना और आना लिटरली हमारे लिए एक टास्क बन गया था। ये है इनका मेन बफे रेस्टोरेंट सिट्रोनल, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। उसके साथ साथ यहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा बिजी थे और खाना सब कुछ लाइव काउंटर में बनाया जाता है, आपको बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। खाने में यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्टिनेंटल ही मिलेगा। खाने में यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में यहाँ पे ऑलमोस्ट सब के अंदर बीफ बहुत ज़्यादा था। इंडियन फूड में नॉर्मल इंडियन खाना था, जैसे दाल चावल पराठा चिकन, और उसके साथ साथ कभी कभी यहाँ पे चाइनीज़ भी मिल रही थी। और ये है ब्रेकफास्ट।
रिजॉर्ट में 2-3 बार है, उसमें से एक ये है जो कि बिल्कुल बीच के ऊपर है। इसके साथ साथ और भी 3-4 वाटर एक्टिविटीज़ हैं जो इस होटल से आप कर सकते हो। और हम अभी रेडी हो चुके हैं हमारे कैंडल लाइट डिनर के लिए। डियर हंटर रेस्टोरेंट भी हमारे रूम से काफ़ी दूर था, तो उसके लिए बगी आया था हमें लेने के लिए। बगी से जाने से भी हमें 7-8 मिनट लग ही गए। जहाँ पे डियर हंटर रेस्टोरेंट है, इसी एरिया में इनका प्रेसिडेंशियल विलास भी है जो कि काफ़ी महंगा है। और ये है हमारा ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर का सेटअप, जहाँ पे हमें कस्टमाइज मेनू मिला और हमारा नाम भी प्रिंटेड था वहाँ पे। कोर्स
कंप्लीट मील था। स्टार्टर, उसके बाद एक डिश, उसके बाद मेन कोर्स और डेजर्ट। वीडियो देख के आपको पता चल रहा होगा कि खाना बहुत ही टेस्टी था, लेकिन एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमने जो भी खाया वो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बट हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम क्या क्या खा रहे थे, क्योंकि डेजर्ट छोड़ के, डेजर्ट में आया था चीज़ केक, उसको छोड़ के बाकी 3 जो हमें दिए गए थे, इन्होंने ऑप्ट किया था सी फूड के लिए। सी फूड का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मैंने चिकन का ऑप्शन लिया था। उसमें जो डिश मेरे लिए आया था वो मुझे खा के कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जो भी डिश दिए गए थे वो मैं पहली बार खा रही थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे बनाया गया है, क्या बनाया गया है। बट खाने में बहुत अच्छा था, तो हमने खा लिया। ये इनका दूसरा और एक बार है। ये है दूसरा और एक बीच फ्रंट रेस्टोरेंट लकाजे, जहाँ पे फूड ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर चले जाते हैं या किसी भी रीज़न से भी हो। दोपहर का जो फूड ऑप्शन रहता है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, फिर भी इंडियन और बारबेक्यू दोनों हमें मिला। तो हमारा फेवरेट कैलामरी और फिश हमने दोनों खाए। ये है और एक दिन का डिनर मेन्यू। हम यहाँ पे 4 दिन के लिए थे, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जितना भी कैप्चर करने लायक था और हमारे बस में था हमने वीडियो बनाया। इस होटल में आने के बाद हम यहाँ से कहीं नहीं गए, हम 4 दिन के लिए इसी होटल में थे। अब हम चेकआउट करके जा रहे हैं एयरपोर्ट।
पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, मॉरिशस से कोई भी सुवेनियर आप अगर ख़रीदते हो, कोई भी सामान अगर आप लोकल शॉप से ख़रीदते हो तो आप विद टैक्स वो सामान खरीदते हो। लेकिन आप जो कि मॉरिशस का सिटीजन नहीं हो तो यहाँ पे काउंटर रहता है जहाँ सामान का रिसिप्ट दिखा के टैक्स है वो डिक्लेयर कर सकते हो, तो वहाँ से आपको थोड़े बहुत पैसे रिटर्न में दिए जाते हैं। मतलब जितना आप इस कंट्री को टैक्स दे रहे हो, आप जो कि टूरिस्ट हो तो आपसे वो टैक्स नहीं ले सकते, तो वो टैक्स आप यहाँ से क्लेम करके वापस ले सकते हो। अगर वो आपको उसका कैश रिटर्न करते हैं फिर भी आप ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ सामान खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको वापस लेके आके अपने कंट्री में उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो कितना अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो जितना मिला था उससे ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर लिया। और टैक्स का पैसा लेना कैसे है वो बातें करते करते हम मॉरिशस से मुंबई तक पहुंच भी गए। मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा सफ़ेद हो चुका है। तो इस वजह से हमारा फ़्लाइट भी आधा घंटा या उससे ज़्यादा लगभग 1 घंटा का डिले हो गया था। एंड फाइनली हम बेंगलोर पहुंच गए और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा था। और फाइनली हमारा टूर ख़त्म हुआ जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल टूर था। बहुत सालों से मैं मॉरिशस जाना चाहती थी एंड फाइनली हम गए और ये हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल टूर हमेशा रहेगा। वी विल चेरिश इट फॉर आवर लाइफ टाइम। हमने पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जितना हो सका हमने दिखाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।